अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। सो बच्चों, आप सब ने अपने घरों के अंदर रेफ़्रिजरेटर को इस्तेमाल किया होगा, अपने इर्द गिर्द रेफ़्रिजरेटर को देखा होगा। इसी के साथ साथ आपने अपने इर्द गिर्द जनरेटर में या कार वगैरह के अंदर इंजन को देखा होगा। और क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आपका घर जो है वो एक से ज़्यादा फ्लोर पर है तो ऊपर वाली फ्लोर नीचे वाली फ्लोर के लिहाज से ज़्यादा गर्म होती हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने यूज़ किया होगा थर्मस फ्लास्क को और ज़रूर सोचा होगा कि कैसे वो हीट को जो है वो अपने अंदर रोके रखती है एक गर्म चाय की। तो बेसिकली आज इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। एक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स को, तो लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स है और इसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के और एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसे हम सीखेंगे वर्क डन बाय गैस इन थर्मोडायनेमिक्स। तो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के साथ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम एज इट अंडरगोज अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो वर्ड नज़र आएंगे। एक वर्ड तो आपको नज़र आएगा थर्म और दूसरा वर्ड आपको नज़र आएगा डायनामिक्स। और अगर आप याद करें तो थर्म से मुराद हम लेते हैं हीट के, थर्म इज़ हीट, और डायनामिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मोशन को और उसके कॉज के साथ। यहाँ पर आप मोशन से मुराद वर्क भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों के दरमियान का रिलेशन है। एक तो है वर्क या मोशन और दूसरा है हीट। और कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि ये स्टडी है फ्लो ऑफ हीट का, हीट के फ्लो करने का या फिर किसी भी अदर फॉर्म के एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, फ्लो करने का, चाहे वो इनटू सिस्टम हो, चाहे वो सिस्टम के अंदर जा रही हो या आउट ऑफ अ सिस्टम जा रही हो। ठीक है, और वो जो सिस्टम है उसमें दो किस्म के चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है, तो उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन जो इसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिसको सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना चाहिए, वो है सिस्टम। तो चलिए सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। उर्दू में निज़ाम कहते हैं और वैसे सिस्टम है। तो बात यह है कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, एक स्पेसिफिक पोर्शन है इस फिज़िकल यूनिवर्स का जिसे हमने चूज़ किया है फॉर एनालिसिस। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर मैं किसी भी चीज़ को चूज़ करता हूँ कि हाँ भाई मैं इसके बारे में सोचने वाला हूँ, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, मैं इसके बारे में एनालिसिस करने वाला हूँ, तो जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है दरअसल वो सिस्टम कहलाता है। अगर मैं एक चेयर की तरफ देख रहा हूँ और चेयर को एनालाइज कर रहा हूँ या उसको किसी को बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो चेयर एक सिस्टम है। ठीक है, अगर मैं एक किताब को देख रहा हूँ और उस किताब को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे लिए उस वक्त किताब सिस्टम है। या इस वक्त आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं थ्रू आ सेल फ़ोन या अपने लैपटॉप के ज़रिए, तो उस वक्त वो जो सेल फ़ोन है या लैपटॉप है वो बेसिकली एक सिस्टम है, क्योंकि वो आपके अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है फिजिकल यूनिवर्स का जिस पे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसको डिफ़ाइन करते हैं किसकी मदद से, बाउंड्रीज़ की मदद से। इनमें कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ इनकी सरहदें होती हैं, हदें होती हैं, और कुछ ना कुछ सराउंडिंग्स भी होती है। बाउंड्री होती है और सराउंडिंग होती है, यानी कि इर्द गिर्द की भी जगह होती है। सिस्टम तभी डिफाइन होगा जब ये दो चीज़ें आपको पता हो। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री फिजिकल भी हो सकती है या इमेजनरी सेपरेशन हो सकती है उस सिस्टम की उसके सराउंडिंग्स के साथ। यानी कि एक चेयर जो कि रखी हुई है एक क्लासरूम के अंदर, तो उस वक्त जो चेयर है जो आपके अंडर कंसिडरेशन है वो चेयर दरअसल सिस्टम है और उस चेयर की जो पूरी की पूरे कॉर्नर्स हैं वो उसके बाउंड्रीज़ हैं, और जो क्लास है जहाँ पर वो रखी हुई है दरअसल वो सराउंडिंग है। या वो जो सेल फ़ोन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो सेल फ़ोन और उसकी जो पूरी बाउंड्री नज़र आ रही है वो आपका एक सिस्टम हो गया, और जो बाहर है जहाँ पर कहीं भी सेल फ़ोन रखा हुआ है दरअसल वो उसकी सराउंडिंग कहलाएगी, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप उस सेल फ़ोन की सराउंडिंग में शामिल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम जो होता है बेसिकली उसमें बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है और सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग क्या है और इसको समझ लो। सराउंडिंग हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो सिस्टम की बाउंड्री के बाहर है। अगर एक अलमारी आपका सिस्टम है तो उस अलमारी के जो कुछ बाहर है वो उस अलमारी की सराउंडिंग कहलाएगी।
इसमें इंक्लूड कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स, ठीक है ना। अगर एक सेल फोन जो है वो आपके लिए फिलहाल सिस्टम है जिसको आप एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके अलावा बाकी जो यूनिवर्स है वो सारा का सारा सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। और वो जो सराउंडिंग होती है बेसिकली वो इंटरेक्ट करती है सिस्टम के साथ, और बाउंड्रीज जो है वो सेपरेट करती हैं सिस्टम को रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अभी देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपके लिए बन गया सिस्टम, और जो इसकी ये नज़र आ रहे हैं कॉर्नर्स, ये इसकी बाउंड्री हो गई, ये उसकी सरहदें हो गई, और जो कुछ इसके अलावा आपको नज़र आएगा वो इसकी सराउंडिंग होगा, क्योंकि आप तो सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो भी उसके इर्द गिर्द में मौजूद है वो सराउंडिंग है। और देखने वाली बात यह कि सिस्टम को और सराउंडिंग को बेसिकली सेपरेट करने का काम बाउंड्री करती है। यहाँ पे भी आप देखें, ये सिस्टम है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ आपको नज़र आ रहा है पूरे यूनिवर्स के अंदर वो सारा का सारा बेसिकली उस सिस्टम की सराउंडिंग है, और जो बाउंड्री है वो इस सिस्टम की यही वाला जो हिस्सा है दरअसल ये बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री समझ लो वो सरहद है या वो हद है जो कि सेपरेट कर रही है सिस्टम को अपनी सराउंडिंग से, यानी कि इर्द गिर्द के लिहाज से। तो इसका मतलब एक बात और समझने वाली है कि सिस्टम किसी भी साइज़ का हो सकता है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी शेप का हो सकता है, गोल हो चौकोर हो, और वो कंसिस्ट कर सकता है एक सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है या उसमें बहुत सारे सिस्टम्स भी हो सकते हैं। जैसे कार का इंजन अगर एक सिस्टम है तो उसके कई सारे पार्ट्स हैं, अगर कार एक सिस्टम है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। या फिर कोई एक सिंगल चीज़ भी हो सकती है जो कि मिसाल के तौर पे एक पेंसिल जो है आपके अंडर कंसिडरेशन है, तो उस वक्त वो जो पेंसिल है वो एक सब्सटेंस है और वो भी सिस्टम हो सकता है। सो सिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज और एनी शेप, और वो सिंगल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी हो सकता है। यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर सिस्टम वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है। हीट सिस्टम के अंदर जाना बाहर जाना, और ये जो फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको समझ लेते हैं। अभी हमने सिस्टम को समझा। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड से रिलेटेड हो रहा हो, चेंजेस आ रहे हो, वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। जैसे दो हो सकती हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं आपको समझाता हूँ कि जब हीट फ्लो करती है इनटू द सिस्टम, और दूसरी हो सकती है आउट ऑफ द सिस्टम। हीट सिस्टम के अंदर जा रही है और हीट सिस्टम के बाहर आ रही है, दोनों मिसालें एक साथ देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी मदद से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, तब केमिकल चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है या वुड बर्न हो रही है, लकड़ी जल रही है, और जब लकड़ी जल रही है तो नतीजे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, लेकिन मेन बात यह है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है आउट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर हीट जा रही है इन द सिस्टम और केमिकल चेंज आ रहा है, यहाँ पे हीट जा रही है आउट ऑफ द सिस्टम और केमिकल चेंज आ रहा है। जब सब्सटेंस चेंज हो जाता है तो बेसिकली उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखा जाता है। उसमें भी यही हो सकता है कि हीट सिस्टम के अंदर जा सकती है, हीट सिस्टम के बाहर आ सकती है। जब इंजन काम कर रहा है, हीट कहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है और सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो दरअसल वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर सिर्फ फिजिकल हालत जो है वो तब्दील हो रही है, सब्सटेंस नहीं बदल रहा। और यहाँ पर जो कि स्ट्रक्चर है बाकायदा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वहाँ से ये जो कंडेंसर है बेसिकली ये कोल्ड वाटर होता है जो कि यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ से ये पानी जाकर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इधर जो है वो आप देख सकते हैं कि हीट फ्लो हो रही है आउट ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप इनमें से कोई भी मिसाल अपने इर्द गिर्द देखते हैं, चाहे वो लकड़ी का जलना हो, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना, या किसी गैस का एक्सपेंड होना, बलून का एक्सपेंड होना, या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है पानी के ज़रिए किसी भी चीज़ से, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब आप देख लो पूरी डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। स्टडी है फ्लो ऑफ हीट और या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो कि सिस्टम के अंदर भी जा सकती है, आउट भी जा सकती है, उसमें फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। तो बेसिकली इस स्टडी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, इसके बाद ये देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम जो है, जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है वो कितनी किस्म के होते हैं। तो याद रखिए 3 किस्म के होते हैं। पहले कहलाते हैं ओपन सिस्टम, दूसरे कहलाते हैं क्लोज सिस्टम और तीसरे कहलाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। 1 बाय 1 हर एक को समझना है उसकी एग्जाम्पल के साथ। तो पहले समझते हैं ओपन सिस्टम कौन से हैं। देखो, अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास कैपेसिटी है, यानी कि उसके पास एबिलिटी है
टू एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। कोई भी सिस्टम अगर उसके पास एबिलिटी है कि वो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से मैटर को भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है, मतलब मैटर सिस्टम से बाहर भी जा सकता है, सिस्टम के अंदर भी आ सकता है, और एनर्जी सिस्टम से बाहर भी जा सकती है और सिस्टम के अंदर भी आ सकती है, तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक बीकर है जिसमें जो है वो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और वो एक ओपन बीकर है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है बेसिकली वो इमेजनरी सरफेस है जो बीकर और रिएक्टेंट को जो है वो इनक्लोज कर रही है, रोके रख रही है। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पर हम मैटर को ऐड भी कर सकते हैं, मैटर को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी है वो इस बीकर से या इन रिएक्टेंट से निकल भी सकती है और अंदर भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है दरअसल ये एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। इसी के साथ साथ दूसरी मिसाल हो सकती है कि एक पूल है जो कि पानी से भरा हुआ है, तो पानी अंदर भी जा सकता है, पानी बाहर भी आ सकता है, हीट पानी के अंदर भी जा सकती है, पानी से बाहर भी आ सकती है, लाइट अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इसका मतलब जो पूल है जो पानी से भरा हुआ है दरअसल एग्जाम्पल है एक ओपन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की। क्लोज सिस्टम को अगर समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास एबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करने की अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से, और वो मैटर को एक्सचेंज ना कर सके, तो इस सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एनर्जी तो आ जा सकती है लेकिन मैटर नहीं आ जा सकता, मैटर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रिएक्टेंट जो है वो एक वेसल के अंदर रखे हुए हैं, स्टील या कॉपर का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है, तो बाहर तो नहीं जा सकता मैटर, अंदर भी नहीं जा सकता मैटर, क्योंकि उसको हमने सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है तो कंडक्टिंग नेचर है, तो हीट अंदर भी जा सकती है, हीट बाहर भी आ सकती है। ये जो सिस्टम होगा ये सिस्टम कहलाएगा क्लोज सिस्टम। इसी तरीके से दूसरी मिसाल हो सकती है, एक कंटेनर है जिसको मैंने ऊपर लिड लगा के बंद किया हुआ है और खाना रखा हुआ है मिसाली तौर पे उसके अंदर, तो अब ना तो एंटर हो सकता है मैटर अंदर, ना ही बाहर जा सकता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी आ सकती है, जा सकती है, लाइट आ रही है, जा रही है, हीट अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है। तो इसका मतलब ये भी जो एग्जाम्पल है वो एक क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये समझ में आ गई ना बात, ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। अब मैं समझाता हूँ आइसोलेटेड को। एक ऐसा सिस्टम जो ना तो मैटर को एक्सचेंज कर सकता है ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेट का मतलब उर्दू में होता है अलग होना, अलग थलग को कहते हैं, जुदा गाना, यानी कि बिल्कुल जो है वो अलग हो जाना, आइसोलेट हो जाना। तो ये सिस्टम अपने यूनिवर्स से बिल्कुल ही सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ना तो ये मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं ना ही ये एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे, जो हमारे लिए स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे जितने भी रिएक्टेंट एक थर्मस फ्लास्क के अंदर मौजूद होते हैं वो एक इंसुलेटेड वेसल है, तो ना तो उसमें मैटर में कमी होती है ना इजाफा होता है, और देखा जाए तो एक तरीके से एनर्जी भी बाहर नहीं जाती ना ही अंदर आती है। अगर आप इसमें ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा रहेगा, यानी कि हीट अंदर नहीं जा पाएगी। अगर आप इसमें गर्म चाय रखेंगे तो इसका मतलब हीट बाहर नहीं जा पाएगी और चाय गर्म रहेगी। और बाकी मैटर तो आप समझ ही गए हैं, ना हम ऐड कर सकते ना ही बाहर निकाल सकते, क्योंकि क्लोज्ड वेसल है ये भी। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकती है हमारे पास एक इंजन की जिसमें एडियाबैटिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको नहीं पता एडियाबैटिक, तो ये एक इंसुलेटर वाला प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम को किसी इंसुलेटर पे रखते हैं, ना ही हीट अंदर जाती है ना ही हीट बाहर आती है, और क्योंकि क्लोज्ड सिलेंडर होता है तो मैटर भी अंदर नहीं आ सकता, बाहर भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ओपन सिस्टम में दोनों आ जा सकते हैं, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी आ जा सकती है, और आइसोलेट सिस्टम में ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है जी। अब वर्क डन बाय गैस का टॉपिक समझना था दूसरे नंबर पे हमें। तो वर्क डन बाय गैस को समझने के लिए सबसे पहले सपोज कर लो कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन भी मौजूद है, जिस पिस्टन का एरिया ए के बराबर है, ठीक है। एक सिलेंडर है, ऊपर हमने ढक्कन रख दिया, पिस्टन रख दिया कुछ वजन के साथ, और उसका एरिया ए के बराबर है। अब इसी सिलेंडर को हम गैस से फिल कर देते हैं। हमने गैस फिल कर दी इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है जी, और मार्क कर लिया कि फ़िलहाल गैस कहाँ तक मौजूद है।
आपको पता है कि अगर गैस मौजूद है तो गैस का कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, और इर्द गिर्द तो आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, तो सिर्फ ये इसी पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा सकता है। तो मिसाल के तौर पे जब गैस एक्सपेंड होती है, वर्क डन करती है, उसके मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं, तो वो इस पिस्टन को पुश करते हैं ऊपर की तरफ। नतीजे में पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, गैस एक्सपेंड हो जाती है। इतनी एक्सपेंड हो गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं डी का, या आप एस का नाम भी दे सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है, एच का नाम भी दे सकते हो, बस ये कि ये एक डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो हमने देखा जो गैस थी पहले वो एक पॉइंट पे थी, फिर वो एक्सपेंड हो गई, प्रेशर अप्लाई हुआ पी, एरिया ए के बराबर है, और उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया जो कि बराबर है डी के, एस के या एच के, जिससे भी चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट है, दोबारा से देख लो, आपको समझ में आ गई। इनिशियल स्टेट के अंदर गैस कम थी, मतलब थी तो उतनी लेकिन कंप्रेस हुई हुई थी, फिर गैस ने वर्क डन करा, वो एक्सपेंड हो गई, और एक्सपेंड होकर कुछ डिस्टेंस कवर हो गया जो कि बराबर है डी के। अब समझ लेते हैं कि मैथमेटिकली जो वर्क डन है वो किसके बराबर आएगा, ठीक है भाई। तो मैथमेटिकली समझना है अब आपने इस बात को ना, मैथमेटिकली समझेंगे कि वर्क डन बाय अ गैस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब सबसे पहले तो आप जो है ना डेफिनेशन ऑफ वर्क इस्तेमाल करो, उससे फिर बात क्लियर होगी। अगर मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, वर्क डन बराबर होता है दो चीज़ों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट को अगर रिमूव करते हैं तो वर्क डन बराबर आता है एफ एस कॉस थीटा के। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मतलब अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब आप जो है वो तीन चीज़ें मालूम कर लो, एफ एस और कॉस थीटा। अब अगर इस केस की बात करें, इन दिस केस, तो इस केस के अंदर जो डिस्टेंस है, सबसे पहले तो चलो मैंने उसको डी का नाम दिया, आप उसको एस से भी सॉल्व कर सकते हो, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। एंगल कितना बन रहा है, देखिए फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कवर हुआ, इसका मतलब एंगल बन रहा है 0 डिग्री के बराबर। अब इस f की वैल्यू को मालूम करना है, तो f एक्चुअली बराबर आएगा p इंटू ए के। अब आप सोचोगे मैंने कैसे लिख दिया p इंटू ए, ज़रा प्रेशर की डेफिनेशन इस्तेमाल करो, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो अगर आपने फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो एरिया को मल्टीप्लाई में भेजो, तो f बराबर आ जाएगा p इंटू ए के। जही मैंने डायरेक्ट लिख दिया p इंटू ए, यानी कि प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से। अगर ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो वर्क डन बराबर आ जाएगा, f की जगह पर आएगा p इंटू ए, ठीक है, s की जगह पर आ जाएगा सीधा सीधा d जो कि हमने d का नाम दिया है, और यहाँ पर आ जाएगा cos 0। अब अगर आप मालूम करें कि cos 0 किसके बराबर होता है, तो cos 0 एक्चुअली बराबर होता है 1 के, तो वहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब वर्क डन बराबर आ जाएगा P, और एक काम करते हैं A को D के साथ लिख देते हैं। क्यों लिखा A को D के साथ, एक बात आपने समझनी है कि अगर एरिया को इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि एक्चुअली क्या है देखा जाए तो एक्चुअली ये हाइट ही तो है, तो अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज़ बनती है, जो कि चेंज भी हो रही है ना। तो हमें मालूम है कि एरिया को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं हाइट से तो बेसिकली वो वॉल्यूम बनता है जो कि लगातार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिहाज से जो हमने ए और डी सपोज किया है वो बराबर आएगा चेंज इन वॉल्यूम के, क्योंकि लगातार वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और डी में भी चेंज आ रहा था, डी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो एक्चुअली किसके बराबर आ सकता है, सबसे पहले हमें नज़र आया था यहाँ पे लिखा हुआ है P और इसकी जगह पे डेल्टा V आएगा। इसका मतलब P और उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल्टा V। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो गैस वर्क डन करती है वो बेसिकली दो चीज़ों से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि उस गैस का प्रेशर कितना है, तो प्रेशर P पुट किया जाएगा, और फिर मेन बात जो वर्क डन है ना वो एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम के ज़रिए मालूम होता है, ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम के ज़रिए मालूम होता है। तो वर्क डन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली वो बराबर आएगा P डेल्टा V के, जिसके साइन चेंज हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन बस ये बात याद रखनी है आपने थर्मोडायनेमिक्स में कि जब भी बात हो कि बताइए वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, तो इसका मतलब मुझे P का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि प्रेशर का प्रोडक्ट लेना है विद चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है जी, सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा।
कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।